सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैड डन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक, जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक, ये वैसे थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस कर लिया था ये टॉपिक। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? दैट वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ओके, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस लेदर विद द सोप। ये आपने 10th में एक्टिविटी करी भी होगी शायद लेबोरेटरी में, कि होता क्या है, अगर आपका वाटर हार्ड हुआ, हार्ड मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, ठीक, उस वाटर में अगर आप सोप डिसॉल्व करोगे, ठीक, तो होता क्या है, सोप डिसॉल्व करने पे लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। और अगर सॉफ्ट वाटर हो जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ना हो, उसमें आपके पास जो लेदर है बड़े इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, ये डिफरेंस है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में। उसके बाद आपके पास कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होने की वजह से हार्ड वाटर बोला जाता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या इफेक्ट डाल देते हैं जिसकी वजह से लेदर प्रोड्यूस नहीं होता? एक्चुअल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, ऑब्वियस है आयन है तो कोई ना कोई काउंटर आयन साथ में ही होगा। ठीक है, तो अगर आपके वाटर में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फाइड, इनमें से कोई सॉल्ट प्रेजेंट है अगर आपके वाटर में, दैट विल बी अ हार्ड वाटर। ठीक, और होता क्या है, जो आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस के साथ, सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सो आई वाज सेइंग कि आपके पास सोप का मॉलिक्यूल्स ही खत्म हो गया, आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया। ओके, और ये जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ये क्या है, ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्कम बन जाता है। ये जो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं उसको स्कम बोलते हैं। ठीक, क्लियर? तो वो क्या करते हैं, वो आपका सोप वेस्ट हो जाता है, उतना सोप वेस्ट हो जाता है जो क्लींजिंग एक्शन के लिए, जो लेदर प्रोडक्शन के लिए जाना था सोप, वो वेस्टेज में चला गया। ठीक, तो इसका हल क्या है? ठीक है, या तो आपको सोप ज्यादा लगेगा, सोप ज्यादा डालना पड़ेगा, सो दैट जितना सोप रिएक्ट होना है हो जाए, उसके बाद जो सोप बचेगा वो आपका लेदर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, क्लियर? बट इससे सोप की वेस्टेज होगी। ओके, और दूसरा जो ये जो स्कम बनते हैं, अगर आप कपड़े धोते टाइम वो स्कम आपके कपड़े पे आएगा तो होगा क्या, उसके दाग लग जाते हैं, वो गंदा सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, फिर कपड़ा फिर वहां से खराब सा लग जाता है, दाग कपड़े पे बहुत चमकता है वो वाला स्टेन। ठीक, तो इसलिए ये हार्डनेस रिमूव करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दैट इज ऑफ टू टाइप, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है, दिस हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स की वजह से, होते कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ही हैं, बट जब वो अपने बाइकार्बोनेट की सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, और उस हार्डनेस को बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, क्यों? क्योंकि ये वाली जो हार्डनेस है इसको टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग दी वाटर। ओके, क्लियर? एंड इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, और जो परमानेंट हार्डनेस है, दिस इज ड्यू, हो गए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ही, बट सॉल्ट कौन सा है जो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन दे रहा है? that is due to the presence of soluble chlorides and sulfates of calcium and magnesium like these। ठीक, और ये वाली जो हार्डनेस है इसको आप सिंपली
बॉइलिंग से या फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते, सो इट इज कॉल्ड एज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता लग चुका है कि हार्ड वाटर को ट्रीट करना जरूरी है। जैसे अगर हमारे घरों में ही हार्ड, चलो पीने वाला पानी तो हम ठीक कर लेते हैं, है ना, उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर लगे हुए हैं घर पे सभी के। ठीक, बट जो क्लोथिंग के लिए, नहाने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं, अगर वो हार्ड होगा तो उससे आपका सोप बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो हार्ड वाटर को ट्रीट करके भेजती है। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू ट्रीट अ हार्ड वाटर। ठीक, तो जो हार्ड वाटर है, ठीक, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, अगर टेम्परेरी हार्डनेस है उसके लिए तो सिंपल मेथड है, और जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए भी कुछ एक मेथड्स हैं जिनको अभी हम देखेंगे। इन दोनों को स्टडी करेंगे हम। ठीक है, जैसे रिमूवल ऑफ हार्डनेस में सबसे पहले आती है टेम्परेरी हार्डनेस। इसको कैसे रिमूव किया जाए। फर्स्ट आता है बाय बॉइलिंग। जैसे हमने बोला, सबसे पहले आपको याद है ना, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग करने से ये कैसे रिमूव हो जाती है। जब आप टेम्परेरी हार्ड वाटर को, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को हीट किया जाए वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद है ना, क्या किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर हीट करो वो कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट करोगे वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट करोगे वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल बट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। तो होता क्या है, वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं और आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि आप ये जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ रहे हैं इनको आप सिंपली फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दो। ओके, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, बाय क्लार्क्स प्रोसेस। ये तो बॉइलिंग वाला, बट आप मान लो कि आप इतना ज्यादा वाटर बहुत ज्यादा है, आपने बड़ी बड़ी टंकियां जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको थोड़ी बॉईल कर सकते हैं इतनी इतनी, मतलब वो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो उसके लिए सिंपल मेथड क्या है, क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है, क्लार्क प्रोसेस में जो आपका हार्ड वाटर है उसमें आप क्विक लाइम ऐड कर देते हो। क्विक लाइम समझते हो ना, 10th में बड़ा यूज किया है हमने, बड़ी बार पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ऐड कर देते हो। होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। दोनों के जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपका जो भी बाइकार्बोनेट है जिसकी वजह से हार्डनेस है, चाहे वो कैल्शियम का है चाहे वो मैग्नीशियम का है, वो अपने बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, चाहे वो कैल्शियम का कार्बोनेट है चाहे वो मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। ओके, सो इस तरह आपकी जो हार्डनेस है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थी, वो रिमूव हो गई। ठीक, बट आपने एक्सेस ऑफ लाइम नहीं ऐड करना। आपने लाइम बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में, जैसे स्टोकियोमेट्री से कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि इसके एक मोल को ट्रीट करने के लिए कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो आपने एक्सेस लाइम नहीं ऐड करना वाटर में। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक्सेस में लाइम ऐड कर दिया, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ऐड कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो होगा क्या, अगर एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में ही है। ठीक, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाएगी तो अल्टीमेटली कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, तो आपका वाटर हार्ड हो जाएगा। तो कभी भी हार्डनेस रिमूव करते टाइम बाय क्लार्क्स प्रोसेस, जिसमें हम क्विक लाइम ऐड करते हैं, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में नहीं डालना वाटर में। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपके पास मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। और टेम्परेरी हार्डनेस के लिए ये जो क्लार्क मेथड है ये ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल है, क्या बस आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में फेंकना है पानी में, वो आप उठा के फेंक देते हो, बस खत्म बात। ठीक, बट परमानेंट हार्डनेस के लिए ये दोनों मेथड काम में नहीं आएंगे, ना बॉइलिंग वाला ना क्लार्क मेथड। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस के लिए आपके पास काम में आएगा जैसे वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। बट इसकी भी कैलकुलेटेड अमाउंट ही डालनी है आपने, ओके। तो होता क्या है, आप जैसे मान लो परमानेंट हार्डनेस होती किसकी वजह से है? जैसे क्लोराइड्स की वजह से, सल्फेट्स की वजह से, है ना, हमने पढ़ा था ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं परमानेंट हार्ड वाटर में, जिसमें कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इनकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। हालांकि जब उसको डिसॉल्व कर दोगे वाटर में तो उसका वाटर तो रिमूव हो ही जाएगा, हमने सिर्फ ये लिखना है, सोडियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, एंड हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया, जिसकी वजह से कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर सल्फेट हुआ, चाहे वो मैग्नीशियम का चाहे वो कैल्शियम का, उसके साथ भी आपका सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएगा, आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि सेटल डाउन हो जाएगा, और आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है। कई बार आप बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सोडियम के सॉल्ट बन रहे हैं तो उससे क्या होगा? ये तो हम वैसे भी कंज्यूम करते हैं। सोडियम के सॉल्ट अगर वाटर में हो तो दैट आर नॉट हार्मफुल, ठीक है। उनको आप वैसे भी एज सच भी यूज कर सकते हो इस वाटर को। हाँ, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए थोड़ा बहुत फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ NaCl हुआ तो जैसे कोई बीपी का पेशेंट है, उसको नमक कम खाना चाहिए ना, बीपी जिनका हाई होता है, तो उनके लिए फिर हार्मफुल है, ठीक है, क्लियर। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है, ओके, क्लियर। बट अगर आपके पास मान लो आप पानी है आपके पास, आपने कोई बड़ा सा कुआं खुदवा लिया अपने घर में, ठीक। तो उस कुएं में कौन सा, मान लो हार्ड वाटर कौन सा आ रहा है, परमानेंट हार्ड आ रहा है, टेम्परेरी हार्ड आ रहा है, आपको नहीं पता। आपको बस ट्रीट करना है उस वाटर को, ठीक। तो कोई ऐसा मेथड देखें जो दोनों के लिए काम में आ जाए, दोनों में से कोई भी हार्डनेस हो उसके लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपके पास है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें आप लाइम डालोगे और सोडियम कार्बोनेट डालोगे। लाइम का मतलब क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम करते क्या है, स्लेक्ड लाइम और सोडियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर डालते हैं, ठीक है। जो स्लेक्ड लाइम है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देगा, जैसे यहाँ पे की थी हमने, ठीक है। और जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट सेम ही बात होगी ना, बस ये होता है कि वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 होता है, ठीक। तो आपने क्या किया, जो आपने सोडियम कार्बोनेट डाला है उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, तो दोनों का मिक्सचर डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ये पिछले वाले मेथड ही है, ओके, क्लियर। बट जो आजकल चलते हैं, जो ज्यादातर फिल्टर्ड जो हमारे पास घरों में फिल्टर आते हैं, इसमें भी ये यूज होता है मेथड, ठीक है। दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल भी है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें नेम से वैसे इंडिकेट हो रहा है आपको कि क्या करना है इसमें। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होगा, कोई सब्सटेंस है, उसमें मान लो सोडियम के आयन्स हैं, आपने हार्ड वाटर उसके थ्रू पास करना है, तो होगा क्या, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होंगे वो सोडियम के आयन्स को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक। तो आपके इस सब्सटेंस में सोडियम की बजाय कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स आ जाएंगे, और जो फिल्टर्ड वाटर आएगा उसमें क्या होगा, वो सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक। तो आयन एक्सचेंज मेथड में ऐसे करते हैं। दिस इज द मॉडर्न मेथड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इन दिस मेथड calcium and magnesium ions present in hard water are exchanged by those present in complex inorganic and organic compounds called ion exchanger। जिन कंपाउंड्स को हम यूज कर रहे हैं उनको हम आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, होते वो भी सॉल्ट ही हैं, ठीक है, सॉल्ट टाइप ही होते हैं वो, ओके, जिनमें कटायन और अनायन प्रेजेंट होता है, और जो कटायन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह आयन से, ठीक। आयन एक्सचेंजर आर मेनली ऑफ टू टाइप। जो आयन एक्सचेंजर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर को पढ़ लें, ठीक है। इनको परम्यूटेट प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको परम्यूटेट प्रोसेस भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स like hydrated sodium aluminum silicates like these have the interesting property of exchanging calcium and magnesium ions present in hard water
विद सोडियम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उनमें खुद में कौन सा प्रेजेंट है, सोडियम, और वो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है उनको एक्सचेंज कर लेता है, ठीक। और ये जो आपके पास हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, इनको जियोलाइट्स भी बोलते हैं, ओके। द नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज द जियोलाइट्स। और इनको ऐसे वाले आपके पास आयन एक्सचेंजर आप मैन मेड भी बना सकते हो, सिंथेटिकली भी बना सकते हो, ओके। अभी उनकी भी बात भी करते हैं, ये रहे। These may be also prepared artificially by fusing strongly a mixture of washing soda, aluminium and silica. The fused mass is washed with water to remove soluble impurities, and the porous mass thus obtained is called as the permutate. ठीक है, मतलब जो सिंथेटिकली मेड होता है उसको परम्यूटेट बोलते हैं, आयन एक्सचेंजर, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, और जो नेचुरल होता है उसको जियोलाइट बोलते हैं, ठीक है। जियोलाइट और परम्यूटेट दोनों का काम सेम ही है। इनको आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस यहाँ पे जनरली इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, आगे जो रिएक्शंस यूज करेंगे हम, सोडियम जेड, जेड का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। इस पूरे को हम जेड लिख रहे हैं ऐसे, ओके। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम से ही होता है, बस यही है कि ये मैन मेड है, ये नेचुरल है, ओके। अब समझो पहले होता क्या है, इसको समझते हैं। आपने हार्ड वाटर डाला, ये बड़ा सा टंकी है, ठीक। आपने इसमें हार्ड वाटर डाला, ये नीचे, ये रहा आप हार्ड वाटर, ठीक। उसके ऊपर ग्रेवल्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर सैंड पड़ी हुई है, जैसे ये ग्रेवल मतलब बजरी पड़ी हुई है ये, ठीक है, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये सैंड है। उसके ऊपर ये जियोलाइट रखा हुआ है। आप यहाँ पे हार्ड वाटर भरते जाओगे, होगा क्या, जो आपके पास जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो तो पहले ही सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आगे, जैसे जैसे वाटर का लेवल हाई होगा तो वो इस लेवल से आगे ऊपर को बढ़ेंगी, ठीक। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी यहाँ छन जाएंगी, थोड़ी यहाँ छन जाएंगी। और ये जो जियोलाइट यहाँ पे है, इसका काम क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करना। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो वो वाटर आएगा बाहर, दैट विल बी दी सॉफ्ट वाटर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये जो जियोलाइट है, ये कैसे आपके पास सोडियम और कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये रहा सोडियम जियोलाइट, ओके। ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होगा, है ना, क्लियर। तो उसमें से क्या होगा, आयन एक्सचेंज कर लेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप हो जाएगी, ये इसके साथ ये इसके साथ आ जाएगा, तो आपके पास कैल्शियम जेड बन जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट। और सोडियम क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट, ये सोडियम क्लोराइड वाटर में ही होगा, ओके। कैल्शियम आयन रिमूव हो जाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा, जियोलाइट के अंदर फंस के रह जाएगा, लाइक दिस, क्योंकि वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम का क्लोराइड है, वो भी सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा, और साथ में NaCl बन जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम जियोलाइट आना है, ओके, क्लियर। तो मैग्नीशियम जियोलाइट बन गया, ये टैंक में रह जाएगा, और आपके पास ये जो पानी है उसमें सोडियम क्लोराइड जो बना है वो बाहर आएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, calcium and magnesium ions get attached to the zeolite, and the water which rises above the permutate layer is reasonably soft. The softened water still contains sodium salts, but these sodium salts do not precipitate soap and hence do not prevent the leather formation. तो ये जो सोडियम के सॉल्ट प्रेजेंट है ना वाटर में, उनकी वजह से वाटर में हार्डनेस नहीं होती, क्योंकि इवन जो आपके पास सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया था ना, यहाँ पे उनमें खुद ही सोडियम होता है, ठीक है। तो सोडियम के सॉल्ट्स की वजह से कोई भी हार्डनेस पे फर्क नहीं, कोई भी सोप के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सोडियम आयन की वजह से नहीं आती हार्डनेस, ठीक। बट अब आप सोचोगे कि सर ये क्या हुआ, फिर तो ये जियोलाइट थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगा। जब जियोलाइट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जब सभी मॉलिक्यूल के सोडियम रिप्लेस हो गए तो आपका जियोलाइट खत्म हो गया, ठीक है। फिर तो हमें नया जियोलाइट डालना पड़ेगा, ठीक। उसका भी तरीका है, उसका तरीका क्या है, ये जो जियोलाइट है इसको हम कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन से ट्रीट कर देते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब बड़ा ही हाईली कंसंट्रेटेड, जैसे सी वाटर लेके उससे ट्रीट कर देते हैं। उससे क्या होता है, अगर कंसंट्रेटेड NaCl से ट्रीट करेंगे तो एक्सेस ऑफ NaCl वाला वो जो वाटर है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर लेता है और इसकी जगह सोडियम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो आपका परम्यूटेट है या जियोलाइट है,
डिपेंडिंग अपॉन आपने नेचुरल लिया है कि खुद बनाया था उसको, वो रीजनरेट हो गया, वो दोबारा से आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए रेडी है। तो इस तरह क्या होता है, आपका जो वाटर है वो भी वेस्ट नहीं होता है ना, सॉरी आपका जो जियोलाइट है वो भी वेस्ट नहीं होता, परमिटेड, ठीक, जो मेन आयन एक्सचेंजर है जिसको आयन एक्सचेंजर बोलेंगे कलेक्टिवली, ठीक, और साथ में वो रीजनरेट होता रहता है, पैसे भी बच गए, ठीक है, उसको रीजनरेट करना भी इजी है। आपने क्या करना है, सी वाटर ही लेना है जिसमें NaCl हाई कंसंट्रेशन में हो, या आप खुद बना लो NaCl हाई कंसंट्रेशन वाला वाटर, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपके पास वो जो परम्यूट होता है वो दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। सिमिलरली आपके पास ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी सेम सेम सी बात होती है, बस ये है कि इसमें इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर के केस में क्या था, यहाँ पे ये जो जेलॉयट है, ये इसका फॉर्मूला ये है ना, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेनली हो, ठीक। इसके केस में आपके पास जो एनायनिक पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, जो आयन एक्सचेंजर का, एक तो होगा कटायन और एक होता है एनायन। जो एनायन होता है वो ऑर्गेनिक होगा, कटायन तो मोस्टली सोडियम ही होता है सभी में, जितने भी आयन एक्सचेंजर हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। One of the major drawback of inorganic ion exchanger is that these can remove only calcium and magnesium ions present in hard water. जो इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर होते हैं वो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। However, recently it has been found that certain synthetic organic exchanger, also called as the ion exchange resin, इनको ion exchange resin भी बोला जाता है, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को आयन एक्सचेंज रेजिन भी बोला जाता है, are even superior to zeolites since they can remove all type of cations। ये cations को तो रिमूव करते करते हैं, ये साथ में anions को भी रिमूव कर देते हैं, तो ज्यादा बढ़िया हुए ना उनसे, ठीक है। प्रेजेंट इन दी हार्ड वाटर, ठीक। द रिजल्टिंग वाटर इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर एंड इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें आपके पास जो वाटर निकलेगा वो डी आयनाइज्ड होगा, उनमें उसमें से पूरी तरह से आयन रिमूव हो चुके होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उसको फर्दर अगर पीने के लिए यूज करना है तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा, वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होगा, आप उसको एज सच भी कंज्यूम कर सकते हो। हालांकि हमें डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, थोड़े बहुत मिनरल हमें मिलने भी चाहिए जो जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं, दे आर जायंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। दीज आर एसेंशियली ऑफ टू टाइप्स, ये आगे टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से टाइप है इनके, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड आयन एक्सचेंज रेजिन। जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनिक रेजिन दोनों कैटायन और आयन दोनों को एक्सचेंज करने, मतलब दोनों को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है वो कैटायन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे कैल्शियम के आयन हो गए, मैग्नीशियम के आयन हो गए। और अगर आपके पास एनायन को एक्सचेंज करना है, जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, इसको भी रिमूव करना है, तो उसके लिए आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, these resins consist of giant hydrocarbon framework attached to acidic groups such as this, ये acidic group है सारे, this sulfonic acid group like this, ओके। और इनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ओके। ये जो आ रहा है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बड़ी मतलब चेन है, ओके। Since these resins can exchange H positive ions with cation, इनमें क्या है, इनमें cation कौन सा H positive ion, इसमें भी H positive ion, तो होगा क्या, कैल्शियम आयन जब भी इनके साथ रिएक्ट करेगा, या कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन, वो इनके प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, ओके। Since these resins can exchange H positive ions with cations such as calcium plus 2 ion and magnesium plus 2 ions present in hard water, they are called as the cation exchange resin, सिंपली कैटायन एक्सचेंजर, ओके। और एनायन एक्सचेंज रेजिन कौन से होते हैं, these resins consist of giant hydrocarbon framework attached to the basic group such as hydroxide ion, ठीक है, क्लियर। जैसे ये हो गया, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और सल्फेट और क्लोराइड आयन क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह खुद बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या,
आपका जो वाटर है उसमें से क्लोराइड और सल्फेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों की वर्किंग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कैटायन एक्सचेंजर की। ठीक, तो आपके पास अगर कैल्शियम क्लोराइड है हार्ड वाटर में, वेट मैंने थोड़ा जूम करने दो। अगर कैल्शियम क्लोराइड है हार्ड वाटर में, तो कैटायन एक्सचेंजर में आपने पढ़ा ही है कि अभी है क्या इसमें, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल होगा। तो आपका होगा क्या, ये H पॉजिटिव आयन जो है वो कैल्शियम पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो वाटर बनेगा उसमें से कैल्शियम आयन रिमूव हो गया, उसमें HCl बन जाएगा, इन दोनों को कलेक्टिवली HCl बोला जाएगा ना। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, तो जो आपका वाटर है उसका मैग्नीशियम आयन तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल के सल्फेट के साथ लग जाएगा, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हमारा वाटर एसिडिक हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो वेट, तो यहाँ से आपने हार्ड वाटर डाला, ओके, ये रहा आपका कैटायन एक्सचेंजर, यहाँ पे यूज किया हुआ आपने कैटायन एक्सचेंजर। ठीक, तो उसकी वजह से हार्ड वाटर जो है वो इससे कैटायन एक्सचेंजर से ट्रीट होके क्या हो रहा है, उसके कैटायन सारे रिमूव हो रहे हैं। क्लियर, और वो यहाँ से आगे चला जा रहा है, और ये जो आगे है ये क्या है, इसमें एनायन एक्सचेंजर है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का ये वाला कंपोनेंट कैटायंस को एक्सचेंज कर देगा, मतलब कैटायंस को रिमूव कर देगा बाय यूजिंग दीज कैटायन एक्सचेंजर्स, ये वाले कैटायन एक्सचेंजर। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट जो है उसमें एनायन एक्सचेंजर है, लाइक ये वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्लोराइड आयन से रिप्लेस हो जाता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सल्फेट आयन से भी रिप्लेस हो जाता है, उसका रिएक्शन भी आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस, 2RNH3 सल्फेट, ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, क्लियर, तो आपके पास ऐसे सल्फेट आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, तो होगा क्या, आपके इस वाटर में थोड़ा बहुत जो HCl बना भी होगा या H2SO4 बना भी होगा ड्यूरिंग कैटायन एक्सचेंजिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि आपके पास ये बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो थोड़ा बहुत H पॉजिटिव आयन बना भी है, तो जो एनायन एक्सचेंज करते टाइम हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, वो उस H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बेस होता है, H पॉजिटिव आयन एसिड होता है। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकलेगा, उसका एक तो कैटायन और एनायन दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब वो पूरा डीमिनरलाइज हो चुका है। दूसरा, उसमें एसिड या बेस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एसिड यहाँ से एसिड बन के आया होगा थोड़ा बहुत उस वाटर में, और वो एसिड जो है जब उसमें एनायन एक्सचेंजिंग करी है उसके दौरान हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुए हैं। वो जो हाइड्रोक्साइड आयन है उन्होंने एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन जो बने हैं उनको न्यूट्रलाइज करके क्या करना है, वाटर बना देना है। ठीक है, क्लियर, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, simultaneously the H positive ions coming from the first tank combine with the hydroxide ions liberated in the second tank to form water। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली हुआ क्या, जो वाटर निकला वो पूरी तरह से डी आयोनाइज्ड है। ओके, क्लियर, तो ये आपके पास थ्योरी है। ठीक, उसके बाद इसमें भी जैसे अब आप बोलोगे सर इसमें भी इनका जो कैटायन एक्सचेंजर है और एनायन एक्सचेंजर है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, इसको रीजनरेट करना जरूरी है। इसको रीजनरेट कैसे करते हैं, इसको रीजनरेट करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl का यूज करते हैं, और अगर एनायन एक्सचेंजर है उसको रीजनरेट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl का यूज किया अपने एग्जॉस्टेड रेजिन के साथ जो कैटायन एक्सचेंजर है, तो होगा क्या, H पॉजिटिव आयन कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा जब हाई कंसंट्रेशन में होगा, तो आपका ये जो रेजिन है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड टैंक में आपने उसको हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट किया है, तो आपका क्लोराइड आयन दोबारा से हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा लाइक दिस। तो आपका दोबारा से रेजिन रीजनरेट हो रहा है, और आप इसको दोबारा से अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो, जैसे पहले वाले में था वैसे इसमें भी है। ओके, क्लियर, बस इसमें ये है कि इसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं एज अ एक्सचेंजर, जैसे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आर है इसमें मेजरली कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, ये बड़ी बड़ी चेन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सोप मॉलिक्यूल होते हैं ना, वैसे ही है ये बड़ी सी चेन आर। सिमिलरली इसमें भी जो आर है वो हाइड्रोकार्बन की बड़ी सी चेन है, इसलिए ये ऑर्गेनिक एक्सचेंजर है। ठीक है, प्रिंसिपल इनका भी सेम ही है कि किसी भी आयन को अपने आयन से रिप्लेस करवा देंगे और उस आयन को अपने में बांध के रख लेंगे, जिससे वो वाटर से रिमूव हो जाएगा। ओके, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है,
ये डीमिनरलाइजेशन कर रहा है वाटर की। यहाँ से वाटर आएगा हार्ड जिसमें कुछ कटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे, यहाँ से निकलेगा सॉफ्ट जिसमें कटायन तो रिमूव हो ही चुके होंगे, एनायन भी रिमूव हो जाएंगे। ओके, एनायन रिमूविंग के लिए आप एनायन एक्सचेंजर का यूज कर रहे हो। ठीक, एक और मेथड होता है जिससे आप वाटर को सॉफ्ट कर देती हो, दैट इज कैलगन्स मेथड। जो कैलगन्स मेथड है, इसमें क्या होता है, इसको सिक्वेंस्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके केस में क्या होता है, सिक्वेंस्ट्रेशन का मतलब होता है इनइफेक्टिव कर देना, किसी भी आयन को इनइफेक्टिव कर देना कि वो अपनी प्रेजेंस शो ना कर पाए। अब आप बोलोगे कि यार ये भी हो सकता है पॉसिबल, हाँ जी हो सकता है पॉसिबल। कैसे? इन दिस प्रोसेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। ये आपके पास सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट है जिसको हम हार्ड वाटर में डायरेक्ट मिला देते हैं। वेयर एक्स इज एज हाई एज 100। यहाँ पे ये जो सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट में जो एक्स है वो 100 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, और मोर कॉमनली विद सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जनरली हम ये वाला सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो ट्रेड नेम है फॉर दी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के लिए जो ट्रेड नेम है उसका नेम है कैलगन। ठीक है, कैल्शियम कैलगन क्यों बोलते हैं, कैल्शियम गोन, कैल्शियम का कल और इसका गॉन, कैलगन, इसलिए इसका नेम कैलगन डाला हुआ है। ओके, तो आपने कैलगन ऐड करना है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। वैसे अगर आपको कोई पूछ लेना कि व्हाट इज कैलगन, दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज कॉल्ड एज द कैलगन। ठीक, तो होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला ये है, के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट। ये जितने भी आपके पास ये ब्रैकेट वाले मॉलिक्यूल है ना, ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी हमने कंप्लीट स्टडी करनी है, बट वो 10+2 में है। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी पहले समझ लो, ये जो आपके पास बन गया, ठीक, सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट का जो ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, तो कैल्शियम क्या हुआ, कैल्शियम इस आइडेंटिटी के अंदर आ गया। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है ना, अगर इसमें कोई कटायन आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई कटायन आ जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। अब वो प्रॉपर्टीज अपनी शो कर ही नहीं सकता, इस कॉम्प्लेक्स की नहीं अपनी प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो कैल्शियम आयन क्या हुआ, कैल्शियम आयन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वो सोडियम को, जो आपका सोप है उसको नहीं हिंडर करता, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं कर पाता इफेक्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एक तरह से इनइफेक्टिव हो गए। ठीक है, सो दिस इज द कैलगन्स मेथड, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कॉम्प्लेक्स रहेगा वाटर में ही। ठीक है, ये इसको रिमूव करने की जरूरत है भी नहीं, रहेगा वाटर में ही। ठीक है, बट वो वाटर जो है वो हार्ड वाटर नहीं रहेगा, वो सोप के साथ लेदर इजीली प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, when calgon is added to hard water, calcium and magnesium ions present in it combine with sodium hexametaphosphate to form soluble complex of calcium and magnesium salt, like this. Okay, the complex of calcium and magnesium ions do not form any precipitate with soap and hence readily produce leather with soap solution. Okay, the water softened by the above process can be used for laundry and household washing purposes and also for रेजिंग स्टीम इन बॉयलर्स। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि पीने के लिए ये पानी यूज कर सकते हैं, बट हाँ जैसे लॉन्ड्री के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, आप हाउस होल्ड वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हो, ऐसे वाले पर्पजेस के लिए तो ये वाला पानी यूज कर ही सकते हो, और है भी इजी है। आपने करना कुछ नहीं है, आपने कैलगन लाना है, उसको पानी में ऐड कर देना है। ठीक है, दैट्स इट। जो पानी है जो वो आपको पता है कि हार्ड है, तो उसमें कैलगन ला के उसमें मिलाना है बस, उसके बाद यूज करो उस पानी को। ठीक, हाँ पीने के लिए नहीं यूज कर सकते। और जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, हालांकि स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, बट आप स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बना के प्रैक्टिस करोगे ना मॉलिक्यूल्स के, जब जब भी आपको मॉलिक्यूल दिखे ना कोई,
उसका स्ट्रक्चर सोचा करो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इससे क्या होता है, इसका जो जब आपका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको मॉलिक्यूल का, तो आप मतलब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की। जब आप स्ट्रक्चर बनाया करोगे आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। इससे क्या होता है, इससे दिमाग में थोड़ा मॉलिक्यूल शेप्स इमेजिन होनी शुरू हो जाती हैं। फिर अगर कोई अननोन मॉलिक्यूल भी आएगा तो आपके दिमाग में एकदम से उसकी शेप बैठ जाया करेगी। ओके, क्लियर। तो ये था आपके पास हाउ टू सॉफ्ट हार्ड वाटर। ओके, और ये डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी टॉपिक हुआ। क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि ये यूज होता है। ठीक है, हमारे घर में जो पानी आता है उसको ट्रीट करके भेजते हैं, तभी वो हार्ड नहीं होता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैवी वाटर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद इसके बारे में थोड़ा बताया था कि एक तो होता है H2O वाटर, ठीक, एक होता है D2O। ठीक, जब हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर वाटर में दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को उसके ड्यूटेरियम वाले आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो वाटर बनेगा उसको बोलते हैं हैवी वाटर। अब ये हैवी वाटर बनता कैसे है, हम लाते कहां से हैवी वाटर। जनरली नेचर में जो आपके पास हाइड्रोजन है उसका 99.9% प्रोटियम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन है। पर थोड़ा बहुत ड्यूटेरियम की फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट करता है, जिसको डी की फॉर्म में लिखते हैं हम। ओके, तो हम इसको बनाते कैसे हैं हैवी वाटर को, D2O को, बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑफ वाटर भी लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसकी प्रोलॉन्ग्ड मतलब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते ही रहते हैं। ठीक, व्हेन ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, प्रोटियम इज लिबरेटेड मच मोर रेडली देन द ड्यूटेरियम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो आपको पता ही है, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एनोड पे। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, अगर ऐसा है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो D2 प्रोड्यूस होगा कैथोड पे, O2 प्रोड्यूस होगा एनोड पे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात बोली आप। ठीक है, जो आपके पास, हम कैसे समझते थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को, हम कहते थे कि वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइज होता है ऐसे। ठीक, इसका H पॉजिटिव आयन भागता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और इसका OH नेगेटिव आयन भागता है एनोड की तरफ। तो इसलिए जब H पॉजिटिव आयन कैथोड पे पहुंचता है वो H2 बन जाता है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन जब एनोड पे पहुंचता है तो वो ऑक्सीजन बन जाता है। सो बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, अब आप वो सॉरी हम थे कि H पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड पे जाके H2 बनता है, और OH नेगेटिव आयन जो है वो एनोड पे जाके ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो आप वो पूछ सकते हो कि हाँ जो D2O है ये भी तो ऐसे करता होगा, D पॉजिटिव आयन और OD नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आइसोटोप टोप केमिकली तो सेम ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना, फिजिकली वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका मास डिफरेंट होता है। ठीक है, वैलेंसी वगैरह तो सेम होती है, तो अगर वैलेंसी सेम है, तो अगर सेम वैलेंसी है तो उनका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए ना केमिकली। तो आपका जो डी पॉजिटिव आयन है ये कहाँ पे जाता है, ये आपका जाता है कैथोड पे, और ये D2 बन जाएगा, और जो OD नेगेटिव आयन है ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये एनोड पे। ठीक है, ये जाके O2 बनाएगा वहां पे, है ना। तो आप अब हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इससे D2O बन जाता है, तो ये क्या बात हुई। देखो, आपका जो वाटर है, जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं उसकी उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल 99.9% मॉलिक्यूल H2O ही होते हैं, बट थोड़े बहुत D2O भी तो होते होंगे। ठीक, और जब हम उस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो H पॉजिटिव आयन है जो कि लाइट होता है, D पॉजिटिव आयन थोड़ा हैवी होता है H पॉजिटिव आयन से, तो होगा क्या, H पॉजिटिव आयन स्लो स्लो चलेगा, सॉरी H पॉजिटिव आयन फास्ट चलेगा, जो लाइटर है वो फास्ट चलेगा। D पॉजिटिव आयन जो है ये हैवी है, तो ये फास्ट फास्ट चलेगा, ये सॉरी ये स्लो स्लो चलेगा। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर जितना भी है, प्रोलॉन्ग्ड इसलिए बोला कि जितना भी वाटर है आपने उसको ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइज करके खत्म कर देना है। ठीक, और बचेगा क्या, D2, क्योंकि H पॉजिटिव सिमिलरली H पॉजिटिव आयन और D पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैथोड की तरफ। सिमिलरली OH नेगेटिव आयन और OD नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। बट दोनों जाएंगे तो जरूर, बट डिस्चार्ज कौन होगा इसमें से, जो पहले पहुंचेगा वो कौन है, H पॉजिटिव आयन।
इन दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो कौन है, OH नेगेटिव आयन। तो ये दोनों सोल्यूशन में ही रह जाएगा, मतलब आपका जो D2O है वो बन जाएगा। ठीक, तो यहीं पे ये बात समझाई हुई है। Being smaller in size, H positive ion have greater mobility as compared to D positive ion. Because of the lower discharge potential of H positive ion are discharged at cathode more readily than D positive ion. यहाँ पे ठीक कर लें, readily के spelling थोड़े से हो रखे हैं, readily than D positive ion. Hydrogen atom combine much more readily to form molecular hydrogen than do the deuterium to form D2. जो दो हाइड्रोजन के एटम है वो बड़ी जल्दी H2 बन जाते हैं, वेयर एज दो ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूल D2 बनाने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक, क्योंकि हैवी है। इसका रीजन सिंपल है कि ड्यूटेरियम हैवी है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसलिए उसके जो प्रोसेसेस हैं, ये जो स्पीड है उसकी वो बहुत स्लो है। ठीक, एज कंपैरिजन टू H पॉजिटिव आयन। इफ द इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू, the concentration of heavy water in ordinary water gradually increases and ultimately pure D2O is obtained। प्योर मतलब 99% तक मिल जाता है हमें। ठीक, बट इसके लिए मशक्कत बड़ी करनी पड़ती है। कैसे? About 29,000 liter of water must be electrolyzed to get 1 liter of D2O। 1 लीटर D2O बनाने के लिए आपको कम से कम 29,000 लीटर ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ता है, तब जाके 99% D2O वाला 1 लीटर वाटर बनता है। तो इसलिए हैवी वाटर बहुत महंगा मिलता है। ओके, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक, एज कंपेरिजन टू वाटर, वाटर तो फ्री है। ठीक है, अगर हम RO का ना कंसिडर करें, ठीक है, पर उसके उसके साथ भी कितना का महंगा पड़ जाता है। बट ये जो आपके पास D2O, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको, आपने ऑब्वियस है इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी होगी जिस भी कंपनी ने बनाया है, तो उसके लिए उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस का, इसमें ये जो कंटेनर है इसको कैथोड बनाया हुआ है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है इसको एनोड बनाया हुआ है, निकल का इलेक्ट्रोड है ये। ठीक, तो आप इसमें हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, लाइक दिस। ठीक, तो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली जो वाटर है वो सारा का सारा H2 और O2 बना के बाहर बचेगा क्या, अंदर बच जाएगा D2O, दैट्स इट। ठीक, तो एक मेथड ये है आपके पास, बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों? H2O और D2O के बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा फर्क होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट आता है ना बॉइलिंग पॉइंट के पे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, 1 एटमोस्फेयर पे H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, वेयर एज D2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 374.42 केल्विन। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब D2O थोड़ा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करता है, इस डिफरेंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से आपको, आप क्या कर सकते हो, वाटर से D2O को अलग कर सकते हो। बट इसकी फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जितना कम डिफरेंस हो ना दो लिक्विड्स में जिनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहे हो, आपको अरेंजमेंट तो याद ही होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, अगर नहीं याद तो गूगल करके देख लेना एक बार। ठीक, उसमें एक बड़ा सा कॉलम यूज होता है, जितना डिफरेंस कम हो दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही आपको ये कॉलम बड़ा करना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 12 मीटर हाइट वाला कॉलम करना पड़ेगा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 1 केल्विन का फर्क है, 1.5 केल्विन का फर्क है, 1.5 केल्विन का फर्क, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ओके, तो इसकी वजह से आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम बहुत ज्यादा हाइट का लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। ठीक, प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे वेरी करेगा, इसका मैंने एक टेबल भी मेंशन किया था आपको पीछे सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो नोट्स में से वो वाला देख लेना आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं हैवी वाटर की और वाटर की। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस मोबाइल लिक्विड, हैवियर देन वाटर। Because of higher molecular mass, there is a marked difference in the physical properties of ordinary water and heavy water, जैसे boiling point ही पढ़ा हमने। ओके, shown in the previous table, वो टेबल आपको सबसे पहले मेंशन किया हुआ, वो देख लेना एक बार। फर्दर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O, जो D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लो होता है एज कंपैरिजन टू H2O। इसका होता है 72 के अराउंड,
वाटर को होता है 78 के अराउंड। ओके क्लियर। तो इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने की वजह से, जिन्होंने शायद मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लगाया उनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ना पता हो, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, तो तब पता लग जाएगा, उसको देखने के बाद आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पता लग जाएगा। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O इज लोअर देन दी वाटर। तो इस वजह से क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो थोड़े से लेस सॉल्युबल मतलब थोड़े से कम, बिल्कुल माइनर सा ही फर्क पड़ता है, इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता, बट थोड़ा सा तो फर्क होता है। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन D2O देन वाटर। ओके, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बोला केमिकली आइसोटोप डिफरेंट नहीं करते, नहीं होते, आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब आइसोटोप्स पढ़े थे। ठीक, कि जो आइसोटोप्स होते हैं दे आर सेम केमिकली, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में दे विल शो सेम सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जितनी भी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही D2O की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पीछे रिएक्शंस करी हैं। तो वो सारी रिएक्शन D2O, बस जहां पे H2O आ रहा है वहां पे आपने D2O करना है, जहां पे HH लग रहा है वहां पे DD कर दो बस। ठीक, हाँ, बट ये एक डिफरेंस क्या होता है, जो H2O है, जैसे मैंने बोला D2O का ड्यूटेरियम हैवी है, तो इसको चलाना ढुलाना थोड़ा हैवी है ना, हैवी चीज को हिलाने के लिए भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, तो इसके जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो थोड़े से स्लो होंगे एज कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, जैसे अगर सोडियम के साथ वाटर बड़ा रैपिडली रिएक्ट करता है और बनाता है NaOH और H2 बड़ा ही फास्ट फास्ट, तो हो सकता है सोडियम D2O के साथ रिएक्ट करे, बिल्कुल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, इतना ज्यादा विग्रसली ना करे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये रिएक्शन होगा, तो ये थोड़ा सा धीरे होगा। Chemical properties of heavy water and are quite similar to that of ordinary water. However, the reactions of heavy water with most of the substances proceed at much slower rate as compared to the ordinary water. थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं रिएक्शन बस। बाकी अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है वो वही है जो आपने वाटर की रिएक्शंस वगैरह सारी वही वाली कॉपी पेस्ट ही करनी है यहाँ पे। ठीक, अब लास्ट टॉपिक हैवी वाटर से रिलेटेड क्या है, यूजेस ऑफ हैवी वाटर। यूज कहाँ होता है, मॉडरेटर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एज अ मॉडरेटर। 9th या 10th में आपने शायद न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा पूरा, तो उसमें जो मॉडरेटर यूज होता है वो D2O यूज होता है। हालांकि और भी कितना के मॉडरेटर यूज होते हैं, बट D2O इज ऑल्सो अ मॉडरेटर फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक, क्यों, क्योंकि इट स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एंड दस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करने में हेल्प करता है, इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर पाता है, कंट्रोल करवा पाता है एज अ ट्रेसर कंपाउंड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसर कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे मान लो इसकी एग्जांपल समझते हैं, आपका दोस्त और आप दोनों एक ही शॉप पे गए, आपने एक ही पब्लिशर की बुक ली केमिस्ट्री की। ठीक है, क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्या करते हैं जैस्मीन, जब दोनों की बुक सेम हो, आपका बड़ा जिगरी या दोस्त है, हम क्या करते हैं, हम दोनों सेम बुक लेके आए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम्म, अपनी बुक को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, जैस्मीन, आदित्य, बोलो कोई भी। सर नाम लिख देते हैं। मतलब नाम लिख देते हैं या कोई ना कोई निशानी ला देते हैं, बुक पे चलो नाम लिख देते हैं ज्यादातर। ठीक है, कोई और चीज होती है उस पे नेम थोड़े लिखते हैं, जैसे मान लो शर्ट ही है, दोनों की अच्छा सेम सर, शर्ट वो है, जो दोनों का, चमकती है वो चीज, हाँ, जिसपे वो लाइट पड़ती है तो। नहीं नहीं नहीं, ट्रेसर मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेसर वो नहीं, ट्रेसर दूसरे पास से निकल गया, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम मार्केट से कोई चीज लेके आए और हमारा दोस्त भी सेम साइज, सेम, जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूँ शर्ट की, मैं और मेरा दोस्त सेम साइज का, हमारा सेम साइज है। ठीक, ठीक है, मेरे को डर है कि कहीं एक्सचेंज ना कर ले, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई निशानी लगा देते हैं ना उसके ऊपर। ठीक, तो एज इसको बोलते हैं ट्रेसर कंपाउंड। ठीक है, मतलब ट्रेस करना। ठीक, जैसे मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए, कोई रिएक्शन लिख ही देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, अब आपके पास ये एसिटिक एसिड है, ये मिथेनॉल है। ठीक, हालांकि ये हाइड्रोजन से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, बट इससे क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये आपके पास मिथाइल एथेनोएट है और ये वाटर है।
ठीक। अगर मैं पूछूं ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं, आप बता सकते हो कि ये वाला ऑक्सीजन किसको बिलोंग करता है, इसको कि इसको, और ये वाला ऑक्सीजन किसको बिलोंग करता है, इसको कि इसको? ठीक है, नहीं बता सकते। ठीक है, बट मैकेनिज्म के टाइम हमें ये पता करने की जरूरत पड़ती है कि इसमें ये जो दोनों ऑक्सीजन आ रहे हैं वो इसके आ रहे हैं कि एक इसका है और एक इसका है। जैसे एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म है, एक्चुअल में जब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, इसका OH और इसका H निकलता है और ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इसमें COO में एक O जो है वो इसका है, दूसरा जो O है वो इसका है। क्लियर? तो हमें कैसे पता लगा, ये तो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसका है, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमने ये रिएक्शन करवाई, जब मैकेनिज्म स्टडी कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, वो ये वाला ऑक्सीजन एक्सचेंज कर देते हैं इसके आइसोटोप के साथ। मतलब यहाँ पे वो सिंपल ऑक्सीजन नहीं लेते 16 मास वाला, यहाँ पे वो 18 मास वाला ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे मतलब निशानी लगा देते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, उसको 18 वाला लेके, हैवियर आइसोटोप लेके। जिसकी वजह से होता क्या है, जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ और ये बना, ठीक, तो इसमें जो ऑक्सीजन पाया गया ये वाला, ये कौन सा था, हैवियर। तो यहाँ से क्या हुआ, आपको पता लग गया कि रिएक्शन के दौरान इसका OH और इसका H निकला है और इन दोनों ने मिलकर वाटर बनाया है और ये यहाँ पे से आके यहाँ पे जुड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही कई सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें पता लगाना होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन है। जैसे मान लो आपका A प्लस B, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है C, इसमें भी हाइड्रोजन है, और कोई बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है, उसको छोड़ो। ठीक, बट आपने पता लगाना है कि ये जो C में हाइड्रोजन आया ये किसका है, ये B का है कि A का है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी में एक में हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम वाला कंपाउंड लेना है। ठीक है, मतलब निशानी लगा देनी है, जिससे क्या होगा, अगर तो सी में ड्यूटेरियम हुआ तो मतलब वो ए से आया है, अगर वो उसमें ड्यूटेरियम ना होके हाइड्रोजन हुआ सिंपल, इट मींस वो बी से आया है। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एज अ ट्रेसर कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में आपने हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम यूज कर लिया होगा, तो उसको ट्रेसर कंपाउंड बोलते हैं। Heavy water is extremely used as tracer compound for studying the mechanism of many reaction। मैकेनिज्म स्टडी करने में ट्रेसिंग काम में आती है। जैसे ऑक्सीजन की भी ट्रेसिंग की जाती है, उसके आइसोटोप, उसके बजाय सिंपल ऑक्सीजन के बजाय हम उसका हैवियर आइसोटोप यूज कर लेते हैं ट्रेसिंग करते टाइम, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट में ये वाला ऑक्सीजन है ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको कि इसको। ओके, निशानी लगा लेना। फॉर प्रेपरेशन ऑफ डाई ड्यूटेरियम, डाई ड्यूटेरियम क्या है, D2 की प्रेपरेशन के लिए भी हैवी वाटर यूज किया जाता है। ऑब्वियसली अगर हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, अगर प्योर हैवी वाटर लोगे, तो अब अगर प्योर है तो इसमें तो D2O ही है, तो उसको तो इलेक्ट्रोलाइज होना ही पड़ेगा, तो क्या बनेगा, D2 और O2। D2 बनेगा कैथोड पे और O2 बनेगा एनोड पे। हैवी हाइड्रोजन, डाई ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर और बाय इट्स डिकम्पोजिशन विद सोडियम मेटल। ठीक है, वो तो हमने रिएक्शन अभी लिखी है, ये वाली कौन सी, sodium plus D2O, whenever they react they are going to form NaOD plus D2। इसको बैलेंस करना आपका काम है। ओके, तो दिस इज इट। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल हमने करना है हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, बट ये थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा तो कल का पूरा दिन इसी में जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड।